जय हिंद साथियों, मैं मनीष शुक्ला एक बारी फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन। धरतीपुत्र फाउंडेशन जिसका उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा घर घर तक पहुंचाना है। और अगर आप अभी तक इस मुहिम का हिस्सा नहीं बने हैं, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप इसका हिस्सा जरूर बने। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हर एक आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप उन साथियों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें जो पढ़ना चाहते हैं और पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई जो है वो बीच में रोकनी पड़ी है। तो एक बारी आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि घर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंच सके। हमारा जो भारत है, भारत के जो नागरिक हैं उन सब तक शिक्षा पहुंच सके और हर एक व्यक्ति जो है शिक्षित बन सके, सबल बन सके। और घनानंद सर ने ये सोचकर जो इस मुहिम की शुरुआत करी है, उनके सपने को एक आकार मिल सके। तो आप लोग सहयोग जरूर करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं इस क्लास में, और इंग्लिश में पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन्स सीखा था, नाउन्स के बारे में सीखा था। नाउन्स का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया था। और आज की क्लास से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर है प्रोनाउन। चलिए बातचीत को शुरू करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज के इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनाम। आखिर ये प्रोनाउन होता क्या है? ठीक है, जब तक आप इसकी डेफिनेशन नहीं सीखेंगे तब तक आपको सीखने का कोई मतलब नहीं। किसी का नाम जो रखा जाता है उसकी क्वालिटी के आधार पर रखा जाता है। इसलिए जो भी चीज़ें सीखनी है सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जिससे उसका बेसिक आपको क्लियर हो जाता है। अगर बात हम करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन आप देखो बना ही दो शब्दों से है। किससे किससे बना है? ये प्रो और नाउन को जोड़कर बनाया गया है। प्रो और नाउन को जोड़कर बनाया गया है। अब इस प्रो और नाउन का मतलब क्या है? नाउन हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मतलब संज्ञा है, किसी का नाम है, जो कि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। प्रो का मतलब होता है सपोर्टर, सपोर्ट करने वाला। जैसे आप लोगों ने बाइक देखी होगी, पहले कोई बाइक आती है, फिर उसका प्रो आ जाता है, उसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर देता है। ऐसे जो नाउन का प्रो होगा, जो नाउन का सपोर्टर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब इस शब्द से डेफिनेशन निकल कर आती है, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो किसकी जगह पर आए? जो नाउन की जगह पर आए, नाउन की जगह पर यूज। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये नाउन के प्लेस पे यूज क्यों होता है? क्या जरूरत थी प्रोनाउन को यूज करने की? याद रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज में किसी शब्द को बार बार रिपीट करना गलत होता है। कोई नाउन बार बार रिपीट अगर हो रहा है वो गलत होगा, किसी का नाम बार बार रिपीट किया जा रहा है वो गलत होगा। तो नाउन की जो रिपीटिशन है, नाउन को जो बार बार यूज करने का काम है, वो गलत होता है किसी भी लैंग्वेज में। इसलिए उसकी जगह पे हम कोई दूसरा शब्द यूज कर देते हैं, और जो दूसरा शब्द हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोनाउन बोल देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि देयर वॉज अ किंग, और फिर हमने लिखा ही वॉज वेरी ब्रेव। अब आप जब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा किंग, ठीक है। यहाँ पे एक नाउन आपको मिलेगा, किंग मिलेगा, जो कि अपने आप में क्या है? नाउन है। अब देखो, दोबारा हमने इस नाउन को रिपीट ना किया, बल्कि इसकी जगह पे हमने दूसरा शब्द लिख दिया ही, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? अपने आप में प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन का काम ही है नाउन के रिपीटिशन को रोकना, नाउन को बार बार ना लिखा जाए, नाउन का दोहराव बार बार ना हो, इसलिए उसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं? प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। बात समझ आ गई? अब अगर ये डेफिनेशन हो गई तो हम लोग प्रोनाउन को पढ़ना सीखते हैं, और प्रोनाउन में सबसे पहला जो प्रोनाउन हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। कौन से प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे कि आखिर ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और किस तरीके से ये यूज होता है, कौन कौन सी बातें इसमें याद रखनी है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक एक नाउन हम लोग सीखते चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, समझते चलेंगे।
तो पहला जो प्रोनाउन हम लोग सीखेंगे, पहला प्रोनाउन हम लोग कौन सा सीखेंगे? पहला प्रोनाउन हम लोग सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? मैंने कहा जिस भी चीज़ को सीखना है आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन सीखें, उसके नाम को ध्यान से देखें। अगर नाम को आपने ध्यान से देख लिया तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अब आप देखो पर्सनल प्रोनाउन जो बना है, पर्सनल बना किससे है? पर्सन से। पर्सन से बना है पर्सनल, मतलब जो पर्सन की बात करेगा, जो व्यक्तियों की बात करेगा, उसको हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पर्सन का मतलब पुरुष से होता है। जैसे आपने हिंदी पढ़ा होगा तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसा कुछ पढ़ा होगा संस्कृत या हिंदी में। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है, इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये बना पर्सन से, ठीक है। अब बात करें पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश में, तो याद रखिएगा इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, देखो वहां भी 3 ही पर्सन थे, प्रथम, मध्यम, उत्तम, यहाँ भी 3 ही है। पहला है फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। दूसरा है सेकेंड पर्सन, और तीसरा है कौन सा पर्सन? तीसरा है थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इन पर्सन को बताने वाला जो शब्द होगा, पर्सन के लिए यूज होने वाले जो शब्द होंगे, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, क्योंकि पर्सन के लिए आने वाला शब्द पर्सनल प्रोनाउन होगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन बना ही पर्सन से। आखिर ये पर्सन तो 3 होते ही, ये बात हमें समझ आ गई, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया स्पीकर। स्पीकर का मतलब बोलने वाला। जो बोलने वाला होता है उसको इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा ना, कोई लिसनर भी होगा, तो जो लिसनर होता है उसको सेकेंड पर्सन बोलते हैं। स्पीकर बोलेगा, लिसनर सुनेगा, तो कोई ना कोई टॉपिक भी जरूर होगा जिस टॉपिक पे बातचीत की जाएगी। तो जो टॉपिक होता है उसको कौन सा पर्सन बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये हो गई फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं आप सेकेंड पर्सन है, टॉपिक जो होगा वो कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। कौन कौन से शब्द यूज होते हैं तो याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन अकेला है तो आई का यूज करते हैं, एक से ज्यादा होता है तो वी का यूज करते हैं। मतलब आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। और सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है? सेकेंड पर्सन के लिए, सेकेंड पर्सन के लिए एक है या एक से ज्यादा है, यू का यूज होता है। थर्ड पर्सन के लिए कौन आता है? थर्ड पर्सन के लिए पुरुष है तो ही, स्त्री है तो शी, कोई नॉन लिविंग है तो इट, और इन सब का प्लूरल आता है दे। मतलब ये जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, ये देखो शब्द जो भी है किसी ना किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन को, यू सेकेंड पर्सन को, बाकी सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? थर्ड पर्सन को। क्योंकि ये पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं इसलिए ये सारे शब्द लिखे हुए जो बोर्ड पर हैं, ये सारे शब्द अपने आप में कौन से प्रोनाउन है? अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन। देखो कितनी आसान सी बात थी, कितनी आसान सी डेफिनेशन। वो कुछ नहीं करना है आपको, बस डेफिनेशन ध्यान से सुनना था। अगर आप ध्यान से डेफिनेशन सुनेंगे तो आप आंसर कर लेंगे। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई तो एक बारी आप लोग जब भी क्लास को देखिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही, साथियों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई पर्सन की। अभी देखो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये हमें पता चल गया। इंग्लिश में अगर कभी भी आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे आया है तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर पर्सनल प्रोनाउन। ऑलराइट, अब अगर ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये पर्सन की बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में और कौन कौन से इसके कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो आपको याद हो हमने नाउन का केस आपको पढ़ाया था कि नाउन जो होता है उसके केस होते हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पोजेशन होता है। अब क्योंकि नाउन के केस होते हैं तो प्रोनाउन के भी तो केस बनेंगे ही, क्योंकि नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन आता है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके भी केस होते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन के केसेस, कौन कौन से केस होते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, ये बात आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो कौन कौन से केस होते हैं देखिए समझिएगा। सबसे पहले तो जो पहला केस है, ठीक है,
तरफ मैं लिख दे रहा हूं पर्सन। जो पहला केस है वो है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव। जो दूसरा इसका केस है वो अपने आप में है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा जो केस है वो है पजेसिव, एडजेक्टिव। फिर पजेसिव प्रोनाउन भी है, और एक है जिसको हम वो लोग बोलते हैं सेल्फ केस। ये इतने केस हैं जिनको एक एक करके हम लोग सीखेंगे। एक एक केस हम लोग क्या करेंगे, इसका सीखेंगे। ठीक है, तो सारे जो केस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सभी बातों को आपको समझना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, अभी हमने बताया था आई आता है और वी आता है, और ये दोनों अपने आप में कौन से केस हैं, ये दोनों अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। इसको ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, आवर होता है, का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन होता है, आवर्स होता है। सेल्फ केस ध्यान दीजिएगा, इसका माई सेल्फ होता है और इसका होता है आर सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन की बात करें, सेकेंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, सेकेंड पर्सन में आता है यू। ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू ही होता है, योर होता है, योर्स है। इसके सेल्फ केस दो हुआ करते हैं, याद रखिएगा, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ होता है। कब कौन सा यूज होता है ये जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सेल्फ केस तब आपको सिखा दूंगा, क्योंकि एक एक केस आपको सीखना है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, और आता कौन है, ही को हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, देम हो गया, हिज हो गया। ठीक है, हर हो गया, इट्स हो गया, डियर, हिज, हर्स, डियर्स। सेल्फ केस ही का हिमसेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, और देम सेल्फ्स होता है। ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्यों आता है, कैसे आता है, वो हर एक बात मैं आपको समझाऊंगा, पर ये इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी बात याद रखना है, ये इसके केस, कि कौन कौन से केस होते हैं और उसको हम किस तरीके से यूज किया करते हैं। देखो, इसमें से एक एक केस आपको पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव केस सीखना है, फिर सीखना है ऑब्जेक्टिव केस, फिर सीखना है पजेसिव केस, और फिर सीखना है सेल्फ केस। इनसे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन से केस के बारे में। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सब्जेक्टिव केस के बारे में कि आखिर ये सब्जेक्टिव केस का यूज हम किस तरीके से करते हैं और कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है। देखो, सब्जेक्टिव केस का यूज आप तब करिएगा जब प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुए। अगर प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो केस हमेशा कौन सा लिखा जाना चाहिए, सब्जेक्टिव केस लिखा जाना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कैसे आता है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके सीक्वेंस को लेकर पूछा जाता है कि आखिर इसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल जो प्रोनाउन हुआ करते हैं इनके सीक्वेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन कौन सा सीक्वेंस होता है, कैसा सीक्वेंस होता है, वो बात समझिएगा। अगर कभी ऐसा हो गया कि सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आए, तो एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आए हैं तो उनको लिखने का अपना एक सीक्वेंस होता है। अब वो सीक्वेंस क्या होता है वो बात आपको याद रखनी चाहिए। जब सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आए हो तो उनको लिखने का सीक्वेंस होता है। तो उनको लिखने का क्या होता है, उनको लिखने का सीक्वेंस होता है। अब ये सीक्वेंस क्या होता है, तो इसका पहला सीक्वेंस होता है 2-3-1। 2-3-1 का मतलब पहले सेकेंड पर्सन लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा और फिर लिखा जाता है फर्स्ट पर्सन। और ये तब लिखा जाता है जब बात कैसी हो, गुड सेंस की हो। लेकिन यही अगर सेंस बैड है, कैसा सेंस हो जाए, बैड सेंस हो जाए, मतलब सेंटेंस में लड़ाई झगड़े की बात हो जाए, कोई गलती करने की बात हो जाए, किसी पाप की बात हो जाए, तो वो बैड सेंस हो जाएगा। और जैसे ही बैड सेंस होगा सीक्वेंस 1-2-3 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन को लिखने का सीक्वेंस 2-3-1 होता है। पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई बैड सेंस है तो सीक्वेंस 2-3-1 ना होके 1-2-3 होता है। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन आपको लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है उस बात को भी हम लोग समझेंगे, पर पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हट रहा हूँ और नोटबुक बनाते चलिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बार बार कि आप लोग नोटबुक जरूर बनाएं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप नोटबुक नहीं बना रहे हैं तो। नोटबुक बनाते रहिए, अच्छे से नोट करते चलिए, रिवीजन करते रहिए और अच्छे से समझते चलिए। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी भी बात हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन ये लिखा मैंने कि ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। ये एक सेंटेंस लिखे। अब अगर इस सेंटेंस को ध्यान से आप देखेंगे तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आए हैं क्या? क्या इस सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आए हैं?
चलिए देखिए, क्या इस सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन आए हैं? तो आप देखेंगे बिल्कुल इसमें एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन आए हैं। कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन आए हैं? तो आप बोलोगे सर ही आया है। पूछूंगा कौन सा पर्सन है, आपने कहा थर्ड पर्सन है। यू आया है, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। आई आया है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सेंस देखो बैड सेंस है या गुड सेंस है? काम कंप्लीट कर लिया इन लोगों ने, और काम कंप्लीट करना कोई बैड सेंस तो नहीं है। बैड सेंस नहीं है मतलब गुड सेंस है, और गुड सेंस है तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 2 3 1 होना चाहिए। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया। अब सीक्वेंस अगर 2 3 1 होना चाहिए, क्या इनका सीक्वेंस सही लिखा है क्या? बोलोगे सर सीक्वेंस सही नहीं लिखा, सीक्वेंस गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? सीक्वेंस 2 3 1 होना चाहिए, मतलब पहले कौन सा पर्सन होना चाहिए? पहले सेकेंड पर्सन होना चाहिए, यू होना चाहिए था। फिर थर्ड पर्सन होना चाहिए था, ही होना चाहिए था, एंड आई लास्ट में होना चाहिए था। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस बनेगा 2 3 1। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आप और समझ लें। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस और लिखा, और सेंटेंस हमने क्या लिखा? सेंटेंस ये लिखा कि ही, यू एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या इस सेंटेंस में सीक्वेंस सही लिखा है? अब बोलोगे सर इस सेंटेंस में भी सीक्वेंस मुझे तो गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? देखो ये ही लिखा है थर्ड पर्सन, यू लिखा है सेकेंड पर्सन, और आ वी लिखा है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सेंस पता करिए गुड सेंस है या बैड सेंस। सेंस कैसा है? सेंस इस बार भी गुड है भाई, टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छी बात है ना। और अगर गुड सेंस है तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 2 3 1 होना चाहिए, और 2 3 1 का सीक्वेंस होना चाहिए, फिर से गलत हो गया। चलो 2 3 1 करो। 2 3 1 करने का मतलब पहले यू, ही एंड वी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ गई? और किस टाइप का क्वेश्चन आता है? बैड सेंस वाला क्वेश्चन भी आता है। अब जो बैड सेंस वाला क्वेश्चन आता है वो कैसे सॉल्व होता है? बैड सेंस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो बात भी समझ लो। जैसे मान लो यही सेंटेंस लिखा होता कि यू एंड आई कमिटेड द मिस्टेक। यू एंड आई कमिटेड द मिस्टेक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे गलती हुई है, बात गलती की हो गई तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3, अभी बताया था। तो 1 2 3 है क्या? ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। 1 2 3 होना था तो फिर से गलत हो गया। पहले क्या होना चाहिए था? आई होना चाहिए था, फिर यू होना चाहिए था, एंड लास्ट में क्या होना चाहिए था? ही। तब सीक्वेंस सही होता और ये सेंटेंस अपने आप में सही होता। तो ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप सीक्वेंस को सही से याद रखेंगे। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, कि आखिर ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे और कहाँ होता है। सब्जेक्टिव केस हमने आपको बता दिया, आपके सिलेबस में जितनी बातें हैं उतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, कि आखिर ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ पे होता है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन यूज होगा, जब ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन यूज होगा, जब ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन यूज होगा तो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा।
अब ये ऑब्जेक्ट की जगह होती कौन कौन सी है, तो देखो पहला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि वर्ब अगर आई है और वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया है तो वर्ब के बाद ही आने वाला जो प्रोनाउन होगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये प्रोनाउन हमेशा कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्या सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, नहीं, और भी केस है जहां पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। दूसरा कौन सा है, अगर कभी कोई प्रेपोजिशन आया है, क्या आया है, कोई प्रेपोजिशन आया है, तो प्रेपोजिशन के बाद भी अगर कोई प्रोनाउन आया है तो ये प्रोनाउन भी अपने आप में कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी, पहला वर्ब, दूसरा प्रेपोजिशन। वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन भी हमेशा कौन से केस में होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। कैसे, क्वेश्चन से समझा देता हूं। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस यहां पे लिखा आपके लिए, लेट ही प्ले द गेम, लेट ही प्ले द गेम। और इस सेंटेंस को पहले आप ध्यान से देखो, क्या इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन दिख रहा है, आप बोलोगे सर ही प्रोनाउन है। आपने क्या बोल दिया, सर यहां पे लिखा जो ही है ना वो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में प्रोनाउन है। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं ये प्रोनाउन। फिर इसमें वर्ब के बाद लिखा है, क्या आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लेट लिखी है वो अपने आप में वर्ब है। याद रखिएगा लेट जो होता है, लेट को याद रखिएगा, लेट अपने आप में क्या होता है, लेट अपने आप में वर्ब होता है, और ये ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेट ही होती है। अब लेट अगर वर्ब है और वर्ब के बाद लिखा है प्रोनाउन, तो वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये बात हमने अभी पढ़ी। तो इसको ही नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट भी मैं समझा देता हूँ। मैंने लिखा देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। जब इसको आप पढ़ेंगे तो क्या इसमें आपको कोई पर्सनल प्रोनाउन दिख रहा है, बोलोगे सर मुझे तो दिख रहा है। कौन सा शब्द इसमें पर्सनल प्रोनाउन है, ये यू एंड आई जो लिखा है अपने आप में, ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा ये लिखा किसके बाद है, तो आप देखोगे ये लिखा किसके बाद है, ये लिखा बिटवीन के बाद। किसके बाद लिखा है, बिटवीन के बाद लिखा, और बिटवीन अपने आप में क्या होता है, बिटवीन अपने आप में प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद लिखा है, और अगर प्रेपोजिशन के बाद लिखा है तो ऑब्जेक्ट होगा, तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, ये हो गया। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है प्लस, और ये जोड़ता सेम चीजों को है, अगर ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा तो ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई नहीं, ये भी क्या होगा, मी होगा, क्योंकि आई को ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। देखिए ये सेंटेंस लिखा है, वन ऑफ दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वन ऑफ दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये एक सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, वन ऑफ दे में क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो वन ऑफ में ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद ये प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। दे नहीं क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो यहाँ पे दे नहीं क्या होना चाहिए था, देम होना चाहिए था, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट हो जाता है तो हमेशा कौन से केस में लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। बात समझ आ गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया सब्जेक्टिव केस के बारे में और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यूज कहाँ पे होता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आएगा। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस क्या होगा, 2 3 1 होगा, गुड सेंस होगा तो
बैड सेंस होगा तो 1 to 3 हो जाएगा। गुड एंड बैड सेंस क्या है वो हमने आपको समझा दिया। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस आएगा कहाँ पे, तो वर्ब होता है, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। प्रेपोजिशन भी कभी अकेले नहीं आता, प्रेपोजिशन भी हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ आता है, इसलिए प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया है तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वो भी कौन से केस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसके जो बाकी के केसेस हैं, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा क्या यूज करना है, सेल्फ केस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, उसी में आपको मैं समझाऊंगा। और फिर हम लोग सीखेंगे नाउन का अगला टाइप। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और इस मुहिम का हिस्सा बने, इस चैनल के साथ जुड़ें। मिलेंगे फिर से कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।